नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइप 1 डायबिटीज के उपचार से संबंधित 6 महत्वपूर्ण चरणों को समझेंगे। पहला, टाइप 1 डायबिटीज के शुरुआती लक्षण, इसका सही निदान और क्लिनिकल जांच। दूसरा, इंसुलिन के प्रकार और बेसल बोलस रेजिमेन। तीसरा, टोटल डोज कैलकुलेशन। चौथा, इंसुलिन लगाने, साइट्स और इंसुलिन स्टोर करने का सही तरीका। पांचवा, डिस्चार्ज प्रक्रिया और छठा, फॉलो अप विजिट। आइए इन चरणों को विस्तार से समझते हैं। टाइप 1 डायबिटीज या T1D के उपचार में पहला चरण है सटीक निदान। T1D की पहचान शुरुआती लक्षण और बढ़े हुए ब्लड शुगर के जरिए की जाती है। T1D के प्रारंभिक लक्षणों में शामिल हैं अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, बिस्तर गीला करना फिर से शुरू होना, बिना किसी कारण के वजन कम होना, अत्यधिक भूख लगना, बार बार संक्रमण या इन्फेक्शन का होना। इनमें से एक या अधिक लक्षण हो तो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट किया जाना चाहिए। यदि रैंडम ब्लड शुगर का स्तर 200 मिलीग्राम पर DL या उससे अधिक है तो टाइप 1 डायबिटीज का निदान किया जा सकता है। सिम्टम्स के साथ साथ अन्य निदान मानदंडों या डायग्नोस्टिक्स में शामिल हैं HbA1c का स्तर 6.5% या उससे अधिक, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी OGTT में 2 घंटे के बाद शुगर स्तर 200 मिलीग्राम पर DL या उससे अधिक, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का स्तर 126 मिलीग्राम पर DL या उससे अधिक है। ध्यान दें, बच्चों में OGTT नहीं किया जाना चाहिए। एडल्ट्स में T1D की पुष्टि करने के लिए C पेप्टाइड या GAD एंटीबॉडी टेस्ट किया जाना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज का निदान करते समय डायबिटिक केटोएसिडोसिस या DKA की जांच करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि शुरुआती लक्षणों के आधार पर टाइप 1 डायबिटीज का समय पर इलाज शुरू न किया जाए तो DKA यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है। ये एक गंभीर अवस्था होती है जिसका तुरंत उपचार जरूरी होता है। इस स्थिति में बार बार उल्टी होना, डिहाइड्रेशन, तीव्र पेट दर्द और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण होते हैं। यदि DKA की स्थिति है तो टाइप 1 डायबिटीज का इलाज शुरू करने से पहले इसे मैनेज करना चाहिए। DKA की जांच करने के लिए डिपस्टिक का उपयोग करके यूरिन में कीटोन की उपस्थिति की जांच करें। यदि यूरिन में कीटोन प्लस या उससे ज्यादा हो और रैंडम ब्लड शुगर लेवल 200 mg पर DL या उससे ज्यादा हो तो DKA का इलाज शुरू करें। पहली बार टाइप 1 डायबिटीज का उपचार IPD में शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि IPD में डॉक्टर स्थिति की क्लोज मॉनिटरिंग करके ब्लड शुगर लेवल को स्थिर कर सकते हैं और बाकी समस्याओं को होने से रोक सकते हैं। IPD सेटिंग में हेल्थ केयर प्रोवाइडर परिवार को T1D के निदान को समझने और स्वीकार करने में अधिक समय और सहयोग दे पाते हैं, जिससे वे स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें। साथ ही यह उन्हें स्व प्रबंधन जैसे इंजेक्शन तकनीक और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज या SMBG तकनीक सीखने में भी सहायता मिलती है। निदान के बाद उपचार शुरू करने से पहले हम ये सभी लैब जांचें करते हैं। HbA1c, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC, लिवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन रूटीन, एंटी TTG IgA, टोटल IgA टेस्टिंग, कॉम्प्लिकेशंस की जांच, संक्रमणों की स्क्रीनिंग। TSH बहुत बीमार बच्चों में इसे DKA ठीक होने तक टाल देना चाहिए। इन जांचों के रिजल्ट से इलाज की योजना बनाने और किसी भी समस्या का समय पर इलाज करने में मदद मिलती है। अब इंसुलिन के प्रकार और बेसल बोलस रेजिमेन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, टाइप 1 डायबिटीज की स्थिति में शरीर इंसुलिन उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता और ब्लड शुगर के स्तर को प्रबंधित करने के लिए बाहरी रूप से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज का उपचार इंसुलिन थेरेपी से किया जाता है। इंसुलिन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें प्रत्येक का ऑनसेट, पीक और ड्यूरेशन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जैसे इंसुलिन एस्पार्ट लेने के कुछ ही मिनटों में काम करना शुरू कर देता है और लगभग 1 घंटे में पीक पर पहुंचता है और इसकी ड्यूरेशन 4 से 5 घंटे होती है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जैसे रेगुलर इंसुलिन लेने के लगभग आधे घंटे बाद काम करना शुरू करता है, 2 से 3 घंटे में पीक पर पहुंचता है और इसकी ड्यूरेशन 6 से 8 घंटे होती है। वहीं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जैसे ग्लार्जिन या डेग्ल्यूडेक
इसका ऑनसेट धीमा होता है, इसका कोई पीक नहीं होता और इसकी ड्यूरेशन लगभग 24 घंटे तक होती है। टाइप 1 डायबिटीज में प्रभावी ग्लाइसेमिक नियंत्रण के लिए हम बेसल बोलस रेजिमेन का पालन करते हैं। इस विधि में शरीर में प्राकृतिक रूप से इंसुलिन के रिलीज के पैटर्न को सबसे निकटतम और सटीक तरीके से फॉलो किया जाता है। इसमें 2 प्रकार के इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। बेसल इंसुलिन जैसे ग्लार्जीन, जो लंबे समय तक प्रभावी रहता है और आमतौर पर रात में एक बार लिया जाता है। बोलस इंसुलिन जैसे शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग, जिसे आमतौर पर दिन में 3 बार भोजन से पहले लिया जाता है। बेसल इंसुलिन पूरे दिन ब्लड में इंसुलिन का एक स्थिर स्तर बनाए रखता है, जबकि बोलस इंसुलिन भोजन के बाद ब्लड शुगर में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करता है। बेसल बोलस उपचार में हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों का जोखिम कम होता है। यह लॉन्ग टर्म में आँखों, किडनी और नसों से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में मदद करता है, जिससे टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में सहायता मिलती है। टाइप 1 डायबिटीज के प्रबंधन में प्रीमिक्स इंसुलिन भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह इंसुलिन उपचार के लिए प्रभावी नहीं होता है और इससे हाइपरग्लाइसीमिया और अन्य लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए T1D के इलाज में प्रीमिक्स इंसुलिन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब हम इंसुलिन डोज के बारे में जानेंगे। इंसुलिन थेरेपी शुरू करने के लिए हम टोटल डेली डोज या TDD कैलकुलेट करते हैं, जो दैनिक इंसुलिन आवश्यकताओं के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है। TDD उम्र, वजन और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के आधार पर निर्भर करता है। प्री प्यूबर्टल बच्चों के लिए TDD 0.7 से 1 आयु प्रति किलोग्राम प्रतिदिन की रेंज से कैलकुलेट की जाती है और प्यूबर्टल बच्चों और एडल्ट्स के लिए 1 से 1.5 आयु प्रति किलोग्राम प्रतिदिन की रेंज से कैलकुलेट की जाती है। आमतौर पर हम प्रारंभिक TDD निर्धारित करने के लिए डोजिंग रेंज के निचले सिरे से शुरू करते हैं और इंसुलिन की प्रतिक्रिया के आधार पर आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करते हैं। इसके बाद TDD को 30:70 के अनुपात में बेसल और बोलस डोज में विभाजित किया जाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। अगर एक 16 वर्षीय बच्चे का वजन 40 किलोग्राम है, तो हम TDD कैलकुलेट करने के लिए 1.0 से लेकर 1.5 आयु प्रति किलोग्राम प्रतिदिन की रेंज का उपयोग करेंगे। 1 आयु से शुरू करते हुए प्रारंभिक TDD 40 आयु प्रतिदिन होगा। उसके बाद TDD को 30:70 के रेशो में बेसल और बोलस डोज में विभाजित करेंगे। 40 आयु का 30% जो कि 12 यूनिट होता है, बेसल डोज की तरह दिया जाएगा और 40 आयु का 70% जो कि 28 यूनिट होता है, बोलस डोज की तरह दिया जाएगा। 28 आयु दिन भर की बोलस रिक्वायरमेंट है, जिसे 3 हिस्सों में बांटेंगे, जैसे 9 आयु, 10 आयु और 9 आयु। इसे दिन में 3 बार खाने से पहले दिया जाएगा। इंसुलिन थेरेपी के साथ साथ टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित लोगों को दिन में कम से कम 3 से 4 बार SMBG करना आवश्यक होता है। यह इंसुलिन डोज को एडजस्ट करने और ग्लाइसेमिक कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम इंसुलिन लगाने, साइट्स और इंसुलिन स्टोर करने के सही तरीके के बारे में जानेंगे। इंसुलिन इन उपकरणों से लिया जा सकता है। इंसुलिन सिरिंज, इसे इंसुलिन वायल के साथ उपयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, 40 आयु प्रति ml और 100 आयु प्रति ml। 40 आयु सिरिंज की लाल कैप होती है और 100 आयु सिरिंज की नारंगी कैप होती है। सही सिरिंज और वायल को मिलाना आवश्यक है। 100 आयु सिरिंज का उपयोग 100 यूनिट्स इंसुलिन पर मिलीलीटर के साथ और 40 आयु सिरिंज का उपयोग 40 यूनिट्स इंसुलिन पर मिलीलीटर के साथ किया जाता है। इंसुलिन पेन 2 प्रकार के होते हैं, डिस्पोजेबल और रीयूजेबल। डिस्पोजेबल पेन में इंसुलिन कार्ट्रिज पहले से भरी होती है। इन्हें खोलने के बाद 28 से 32 दिनों के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए, भले ही इंसुलिन पूरी तरह खत्म ना हुई हो। रीयूजेबल पेन में इंसुलिन कार्ट्रिज अलग से डाली जाती है और उपयोग के बाद बदली जा सकती है। भारत में आमतौर पर एक ब्रांड के पेन में किसी अन्य ब्रांड की कार्ट्रिज का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए हमेशा एक ही ब्रांड की पेन और कार्ट्रिज का प्रयोग करें ताकि इंसुलिन डिलीवरी में कोई समस्या न आए। अब हम इंसुलिन इंजेक्शन साइट्स और उनके रोटेशन के बारे में बात करेंगे। प्रभावी इंसुलिन थेरेपी के लिए इंजेक्शन साइट्स का नियमित रूप से बदलना अत्यंत आवश्यक है। ये न केवल त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाता है,
बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि इंसुलिन का अब्जॉर्प्शन सही और समान रूप से हो। इंसुलिन इंजेक्शन के 4 प्रमुख स्थान होते हैं। ऊपरी बाहरी बाजू, पेट यानी नेवल से लगभग 2 इंच दूर का क्षेत्र, ऊपरी बाहरी जांघ, नितंब। इंसुलिन का अब्जॉर्प्शन सबसे तेज पेट में होता है, उसके बाद बाहों, फिर जांघों और अंत में नितंबों में। इंसुलिन का इंजेक्शन दिन के एक निश्चित समय पर एक ही क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि नाश्ते से पहले पेट में इंजेक्शन दिया जा रहा है तो अगले दिन उसे जांघ या नितंबों में ना लगाएं। रोटेशन के सही तरीके के लिए चुने गए क्षेत्र जैसे पेट को 4 भागों में बांट लें। हर भाग को फिर 4 छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन एक नए छोटे हिस्से में इंजेक्शन लगाएं जो पिछले स्थान से आधा या 1 इंच दूर हो। इंजेक्शन के स्थान को चिन्हित करने के लिए घड़ी की दिशा में रोटेशन करें। प्रत्येक क्षेत्र में 10 से 15 संभावित इंजेक्शन साइट्स तय करें, जिनमें कम से कम 2 उंगली की दूरी हो। किसी भी स्थान पर महीने में 2 से 3 बार से अधिक इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। एक ही स्थान पर बार बार इंजेक्शन लगाने से लिपोहाइपरट्रोफी हो सकती है। यह त्वचा के नीचे गांठ जैसी संरचना होती है जो इंसुलिन के अब्जॉर्प्शन को बाधित कर सकती है और ग्लूकोज कंट्रोल को प्रभावित कर सकती है। ध्यान दें, फोर आर्म या काव्स में इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। निशान मस्से या स्ट्रेच मार्क्स वाले क्षेत्रों में इंजेक्शन न लगाएं, क्योंकि ऐसे फाइब्रस टिश्यू इंसुलिन के अब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी T1D से प्रभावित लोग हाइपोट्रोफिक साइट्स का उपयोग जारी रखते हैं, क्योंकि इन साइट्स में इंजेक्शन लगाते समय उन्हें कम दर्द महसूस होता है। लेकिन यदि लिपोहाइपरट्रोफी विकसित हो जाए तो उस साइट पर इंजेक्शन तभी लगाएं जब साइट पूरी तरह से ठीक हो गई हो। अब हम इंसुलिन को स्टोर करने के सही तरीके देखेंगे। इंसुलिन को फ्रिज में या किसी ठंडी जगह पर सूरज की रोशनी से दूर रखना चाहिए। एक बार खुली हुई वायल या कार्ट्रिज यदि रेफ्रिजरेटर में रखी जाए तो इसे 3 महीने तक उपयोग किया जा सकता है। वहीं यदि खुली वायल रेफ्रिजरेटर से बाहर रखी गई हो तो इसे 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाना चाहिए और 4 से 6 हफ्तों के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए। इंसुलिन को कभी भी फ्रीजर में नहीं रखा जाना चाहिए। अगर फ्रिज की सुविधा नहीं है तो इंसुलिन को मिट्टी के बर्तनों में डबल पॉट विधि का उपयोग करके स्टोर किया जा सकता है। डबल पॉट विधि में 2 बर्तनों के बीच गीली रेत डालें और मिट्टी के ढक्कन पर पानी रखें ताकि अंदर का तापमान ठंडा बना रहे। इंसुलिन को एक प्लास्टिक बैग में डालकर रबर बैंड से बांधकर डबल पॉट में स्टोर करें। इस विधि से इंसुलिन अधिक समय तक प्रभावी बना रहता है। अब हम डिस्चार्ज प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। T1D से प्रभावित लोगों को तभी डिस्चार्ज किया जाना चाहिए जब ये सभी मानक पूरे हों। DKA का समाधान, CBG 250 mg पर DL से कम, क्लिनिकल मानक, उल्टी का ना होना, पेट में दर्द का ना होना और यूरिन आउटपुट 0.5 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर आवर से ज्यादा होना। बायोकेमिकल मानक, वीनस pH 7.3 या उससे ज्यादा, बाइकार्बोनेट 18 मिलीमोल्स पर लीटर या उससे ज्यादा, कीटोन 0.6 मिलीमोल्स पर लीटर से कम। क्लिनिकल पैरामीटर्स के अलावा ये सुनिश्चित करना जरूरी है T1D से प्रभावित लोग और उनके केयर टेकर घर पर स्व प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम हो। इसके लिए एक चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसमें शामिल हो: पहला, वे निदान को स्वीकार कर चुके हों और मानसिक रूप से घर पर देखभाल जारी रखने के लिए तैयार हों। दूसरा, उन्हें टाइप 1 डायबिटीज के प्रबंधन के लिए इंसुलिन थेरेपी और SNBG के महत्व की अच्छी समझ हो। तीसरा, उन्होंने अपने डॉक्टर की संतुष्टि के अनुसार इंजेक्शन टेक्निक सीख लिया हो, साथ ही उन्हें डॉक्टर द्वारा निर्धारित इंसुलिन डोज पता हो। चौथा, उन्हें पता हो कि SNBG रीडिंग्स को कैसे लेना और रिकॉर्ड करना है। पांचवा, उन्हें नियमित फॉलोअप के महत्व की समझ हो। छठा, इसके अलावा देखभालकर्ताओं को हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और आपातकालीन स्थिति के लिए एक योजना तैयार रखनी चाहिए। डिस्चार्ज के बाद ब्लड शुगर नियंत्रण की निगरानी करने, इंसुलिन डोज को एडजस्ट करने, कॉम्प्लिकेशंस की नियमित स्क्रीनिंग करने और किसी भी सवाल या चिंता को संबोधित करने के लिए नियमित फॉलोअप विजिट निर्धारित की जानी चाहिए। अंत में हम फॉलोअप विजिट के बारे में जानेंगे।
टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित लोगों को हर महीने T1D क्लिनिक में फॉलोअप के लिए बुलाया जाना चाहिए ताकि उन्हें सही इलाज दिया जा सके। फॉलोअप के दौरान फिजिकल पैरामीटर्स जैसे कि लंबाई, वजन और BMI की जांच और निगरानी करें। SMBG रीडिंग की जांच करें, ग्लाइसेमिक पैटर्न को देखें और आवश्यकता अनुसार इंसुलिन डोज को एडजस्ट करें। इंसुलिन इंजेक्शन साइट्स की जांच करें। हर 3 महीने में HbA1c टेस्ट करवाएं और उसके मूल्यों के आधार पर परामर्श दें। शिक्षा और परामर्श के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें। निर्धारित समय अनुसार कॉम्प्लिकेशंस की रोकथाम के लिए आवश्यक लैब टेस्ट बताएं। टेस्ट स्ट्रिप, इंसुलिन सिरिंजेस और बेसल बोलस इंसुलिन की मासिक आपूर्ति दें। परामर्श समाप्त होने के बाद अगली फॉलोअप विजिट की तारीख दी जानी चाहिए और टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित लोगों को ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे SMBG लॉगबुक, ग्लूकोमीटर, एनरोलमेंट कार्ड और आइस पैक अपने साथ लाएं। ये सुनिश्चित करें कि क्लिनिक से निकलने से पहले T1D किट जिसमें शामिल हो बेसल बोलस इंसुलिन, सिरिंज या पेन, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोस्ट्रिप्स, लैंसेट और लैंसिंग डिवाइस, SMBG लॉगबुक T1D से प्रभावित व्यक्ति या उनके देखभालकर्ता को सौंप दी गई हो। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको टाइप 1 डायबिटीज के उपचार के महत्वपूर्ण चरणों को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।